So next we are going to study about the revolt of 1857. See, basically, we'll try to list out some basic reasons why and what things led to this 1857 का revolt. Then we are going to see some important places, some important personalities regarding to it, and finally जो सडन इफ़ेक्ट्स हुए 1857 के रिवोल्ट के. छोटा सा चैप्टर रहेगा, इतना ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाएंगे. विल ट्राई टू कवर एज मैनी पर्सनैलिटीज़ एज मच एज वी कैन, सो दैट वो थोड़ा प्रीलिम ओरिएंटेड भी बन जाए. ठीक है, तो पहले है रीजंस विच इवेंचुअली लेड टू 1857 का रिवोल्ट. ठीक है, तो इसमें पहले आता है इकोनॉमिक रीजंस. तो इकोनॉमिक में अगर आप देखोगे तो जनरल वो टाइम के इश्यूज जैसे कि जो कॉलोनियल पीरियड के रेवेन्यू सेटलमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह थे. ठीक है, तो रेवेन्यू सेटलमेंट का इशू था. प्लस अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्टिशंस जो है ना, आर्टिस्ट वगैरह, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गुड्स बहुत ज़्यादा आने लग गए, तो उन पर भी इफ़ेक्ट आने लग गया. उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो गया इंडियन आर्टिस्ट का. फिर अगर आप आगे देखोगे तो थोड़े से जितने मर्चेंट क्लासेस थे इंडिया में, तो अगर वो कोई टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे थे तो ब्रिटिश क्या करते थे, उन पर वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते थे, टैरिफ सैंक्शंस. तो इसके वजह से इंडियन मर्चेंट्स का, बिजनेसमैन का बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो रहा था. प्लस पहले के लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी सीन जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हुआ था, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, तो उसमें सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे जो पॉलिसीज़ थे उनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ कौन से एरियाज़ को कवर कर लिया था. अभी ये लेक्चर में उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि पहले के लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन डिटेल. बस इतना याद रखो कि ये जो सब्सिडरी अलायंस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे जो पॉलिसीज़ थे उसके वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था. मतलब कोलोनाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा था और फिर रिजेंट धीरे धीरे बढ़ने लग गया था इंडियन लोगों में. फिर कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें ब्रिटिश ने कर दी जैसे कि टेम्पल एंड मॉस्क पर टैक्सेस लगाए बाय द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1856. फिर डेलाउजी जो था, ही अग्रीड द सक्सेशन ऑफ प्रिंस फरुखुद्दीन. फिर अगर आप कंपनी का कारोबार देखोगे वो टाइम का, तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन भी बढ़ गया था कंपनी में. तो मतलब इंडियन लोग को वहाँ पे करप्शन का सामना करना पड़ रहा था, इसकी वजह से रिजेंट हो रहा था. मतलब एक साइड से ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, ऊपर से करप्शन के इश्यूज आ रहे थे. फिर ब्रिटिश ने ऐसा कह दिया कि अ पर्सन इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम गेटिंग द प्रॉपर्टी बाय चेंजिंग इज रिलीजन. तो इसकी वजह से रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह के लिए भी इशू होने लग गए थे, क्योंकि अभी ऐसा था कि यू आर अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इवन आफ्टर चेंज इन रिलीजन. फिर सिपॉइज जो थे उनमें बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था. ओके, तो कुछ जगह पर म्यूटिनी जैसे केसेस होने लग गए थे. अभी ऑलरेडी हम लोग ने पहले देखा है ये थोड़ा आगे. मतलब ये तो थोड़ा रिजेंट हो रहा था. 1857 में प्रॉपर रिवोल्ट हुआ. फिर एक इशू था एब्सेंटी सॉवरेनिटी का. मतलब सॉवरेन जो, मतलब ब्रिटिश एम्पायर जो था उसका सॉवरेनिटी कहाँ पे था, इंग्लैंड में था. तो इतना दूर, और यहाँ पे इंडिया इतना दूर, तो इसकी वजह से लोग ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, इंडियन लोग ब्रिटिश को अपना रूलर नहीं मान पा रहे थे क्योंकि एब्सेंटी सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया था. क्योंकि जो एक्चुअली ब्रिटिश का रूलर था वो तो इंग्लैंड में था, तो इतने दूर से मानने को इशू हो रहा था. तो इसके लिए लोकल रिजेंटमेंट बढ़ रहा था कि ऐसे कैसे कोई आके हमारा एरिया कवर कर सकता है वगैरह. फिर इवन कार्ल मार्क्स हैड सेड दैट इंग्लैंड जो था इट इनंडेटेड इंडिया बाय द कॉटन अगेन, मतलब मैन्युफैक्चर करके. वेयर ही ऑल्सो मेंशन दैट इंडिया वॉज मदर ऑफ कॉटन, बट इंडिया से ही कॉटन लेके वहाँ से मैन्युफैक्चर करके इंग्लैंड में वगैरह इंडिया में वापस वो भेज देते थे. फिर थोड़े से इश्यूज थे, कोई जगह पर कन्वर्जन वगैरह या फिर क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज़ का वगैरह इशू हो रहा था. मतलब कुछ जगहों पर रिलीजियस एरियाज़ में इंटरफियरेंस भी हो रहा था. जो सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह थे इंडियन लोग के, तो उस पर कुछ जगहों पर बैन वगैरह आ रहा था. फिर अगर आप देखोगे तो वो टाइम पे वॉर्स थोड़े एक्सटर्नल जैसे कि अफ़गान वॉर, पंजाब वॉर्स, क्राइमियन रीजन में वॉर्स, मतलब यूक्रेन के रीजन में इंग्लिश लोग के वॉर्स, तो वो सब एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स
कि न्यूज़ वगैरह भी सुन के थोड़ा सा मतलब हर जगह पे रिजेंट इतना हो रहा था, तो इंडियन लोग में भी था कि चलो अभी थोड़ा रिवोल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो रीज़न धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको स्पार्क कब मिला इसको, जब ऐसी न्यूज़ फैल गई कि देयर वाज बोन डस्ट इन द आटा। एंड ऑल्सो जो न्यू एनफील्ड राइफल्स आई थी ना, जो सिपॉइज़ वगैरह के यूज़ के लिए थी, तो वहाँ पे ये न्यू एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिज में ऐसा था कि द न्यूज़ वाज कि उसमें दे हैव यूज द फैट्स ऑफ काउ एंड ऑल्सो पिग। तो इशू क्या था हिंदू लोग के लिए, काउ को सुन के उनके सेंटिमेंट्स वर हर्ट, क्योंकि हिंदुज़म में काउ को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। एंड दूसरे साइड पे फॉर मुस्लिम्स इट वाज अ टैबू। जो पिग था ना, पिग की बात करो, हिंदुज़म की नहीं, अभी मुस्लिम साइड पे ना, तो पिग वाज नॉट अलाउड देयर। तो आपने शायद जो मंगल पांडे मूवी थी उसमें भी देखा होगा कि वो जो कार्ट्रिज था ना, तो उसको मुंह से खींच के निकालने का था। तो जो भी जो सिपॉइज थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो वो उनको वो पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो इसकी वजह से वो स्पार्क बन गया कि इतना गुस्सा आ गया अभी इनको कि बाबा ये रिलीजियस एरियाज़ में इंटरफेरेंस हो गया बहुत ज़्यादा इंग्लिश लोग का। तो मंगल पांडे वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बट उनके भी पहले जो 19th नेटिव इन्फेंट्री है बहरमपुर रीजन की, मतलब बंगाल रीजन में वो टाइम पे, दे रिफ्यूज टू यूज़ दिस कार्ट्रिज। ठीक है, तो वो पहला वहाँ से ऐसा रिजल्ट आया। बट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था जब मंगल पांडे जी ने, ही वॉज फ्रॉम 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर कहाँ पे, कलकत्ता। तो उन्होंने मतलब रिवोल्ट रिजेंट करने के लिए फायर्ड एट सार्जेंट ह्यूजेस एंड बॉग, ओके, जो इंग्लिश थे उन पर, कि बाबा ये जो आप रिलीजियस इंटरफियरेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए या फिर रिजेंट करने के लिए। तो इवेंचुअली ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन April 8th। ठीक है, तो ये न्यूज़ फैल गई सारे जो इन्फेंट्रीज थे वहाँ पे, जो सिपॉइज थे उनमें। तो इन्फेंट्रीज एट बहरमपुर, अवध रीजन में, मेरठ रीजन में, दे ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज़ द कार्ट्रिज। ओके, तो ऐसा क्या हो गया कि तो मेरठ रीजन में, तो जो मेरठ इन्फेंट्री थी, तो इंग्लिश लोग ने क्या किया कि दे रिफ्यूज टू यूज़ द कार्ट्रिज। तो मेरठ इन्फेंट्री को भी वो लोग ने इम्प्रिजन कर दिया। तो गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और वो फाइनल मतलब एज था जहाँ से वो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑन May 10th 1857 गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो बाकी सब सिपॉइज ने मिलके ये जो मेरठ इन्फेंट्री थी उनको रिलीज़ कर दिया इम्प्रिजन से। ओके, मेरठ से रिलीज़ कर दिया। एंड फिर वो सब उन्होंने मतलब रिवोल्ट कर दिया इंग्लिश के अगेंस्ट, एंड दे अनफ्लर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट एंड दे मूव्ड टूवर्ड्स दिल्ली। ओके, दे हेडेड टूवर्ड्स दिल्ली। तो अभी मतलब ये रिवोल्ट तो स्टार्ट हो गया था, तो अभी यहाँ पे कोई तो मतलब फ्रंट फिगर होना चाहिए। इसके लिए दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज अ सिंबॉलिक हेड। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल, ओके, लास्ट मुगल किंग, उनको सिंबॉलिक हेड कंसिडर किया ये रिवोल्ट का। फिर दिल्ली वाज द सेंटर ऑफ दिस रिवोल्ट व्हेन जो दिल्ली इन्फेंट्री थी ना, इन दिल्ली मतलब नॉट दिल्ली इन्फेंट्री, इन दिल्ली द इन्फेंट्री जो थी दे किल्ड साइमन फ्रेजर, जो वहाँ पे थे इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिवोल्ट को वो रीजन के जो नॉर्मल पीपल थे, पेजेंट्स वगैरह, दे ऑल्सो सपोर्टेड। एंड फिर वहाँ पे क्या हो गया, दे जॉइंड, पीपल जॉइंड हियर एंड देन दे अटैक्ड ज़मींदार्स जो ब्रिटिश लोग के साथ कुछ थे वो लोग को। फिर दे डिस्ट्रॉयड द डेट रिकॉर्ड्स, मतलब डेट मतलब ये जो रेवेन्यू वगैरह सेटलमेंट था उसमें इतने सारे कि आप पर इतना कर्ज है वगैरह, तो वो जो रिकॉर्ड्स है उनको सबको जला दिया। एंड दे इवन ब्रोक द रेवेन्यू ऑफिस, जिसको तहसील बोलते थे। ठीक है, तो ये साइड दिल्ली के साइड चल रहा था, पर वो बंगाल साइड से भी बहुत सारे आर्मीज इन्फेंट्रीज थे, दे ऑल्सो जॉइंड। ओके,
तो इस तरह ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का। अभी कुछ लीडर्स, कुछ पर्सनैलिटीज़ देखते हैं और कौन से एरिया में थे वो भी देखते हैं। सी बेसिकली दिल्ली में तो नॉमिनल हेड वॉज बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, एंड रियल हेड वहाँ पे दिल्ली में वॉज जनरल बख्त खान, हु एक्चुअली थोड़ा सा ही लेड फ्रॉम बरेली साइड थोड़ा सा, बट दिल्ली में ही कंसिडर किया जाता है उनका एरिया। एंड ही हैड मैनी सम सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, एग्जाम्पल हाकिम एहसानुल्लाह वॉज देयर। तो ये दिल्ली हो गया। फिर कानपुर रीजन में नाना साहेब वॉज देयर, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव टू, एंड यहाँ पे ही प्रोक्लेम्ड एज द पेशवा एंड कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर, एंड ही फॉट विथ सर व्हीलर इन दिस रीजन, कानपुर में, ठीक है। फिर लखनऊ की बात करें, मतलब अवध के पास में, तो बेगम हजरत महल वॉज देयर एंड शी विथ हर सन ब्रिजेश कादिर, दे प्रोक्लेम्ड एज नवाब। एंड देन तो वहाँ पे देर वॉज सर हेनरी लॉरेंस who was the British resident there, but he was killed while fighting. Later James Otterman came, he tried to fight, and later Colonel Campbell, Sir Colin Campbell, he came, and with help of some of his sepoys who are somewhere Gorkhas, then finally they recovered Kanpur, okay, they recovered Lucknow. Begum Hazrat Mahal was from Lucknow, ठीक है। फिर गोरखपुर में देर वॉज गजदर सिंह। फिर बरेली में देर वॉज खान बहादुर, हु वाज अ डिसेंडेंट ऑफ रोहिलखंड। फिर बनारस एंड इलाहाबाद की बात करें तो देर वॉज मौलवी लियाकत अली। देन बिहार की बात करें, मतलब जगदीशपुर वगैरह के पास में देर वॉज कुंवर सिंह, हु वाज ज़मींदार ऑफ जगदीशपुर। फिर दे जॉइंट एट आरा रीजन। फिर फैज़ाबाद जो यूपी रीजन के पास में देर वॉज मौलवी अहमदुल्ला। फिर झांसी तो बहुत फेमस है, यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग अबाउट दिस। तो वहाँ पे थी रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज कंसिडर्ड मोस्ट आउटस्टैंडिंग वॉरियर अमॉन्ग दिस रिवोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया था इशू की डलहौजी जो था, ही डिड नॉट अलाउ द Dalhousie मालूम है ना, we have already covered him in the previous lectures. Dalhousie was related to doctrine of lapse. See, Dalhousie का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1848 से 1856 तक, ठीक है। और अपना ये रिवोल्ट कब हुआ, 1857 में। तो अगर एकदम प्रीलिम्स वाइज पूछे तो एकदम एग्जैक्टली 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे 1857 में, तो इट वाज लॉर्ड कैनिंग, ओके, 1857 के दरमियान। तो वही बाद में वो ब्रिटिश प्रोक्लेमेशन वगैरह के बाद गवर्नर जनरल का वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया था कैनिंग। पर इश्यूज, ये जो रिजेंटमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ कौन से पीरियड में गया, डलहौजी के पीरियड में। डलहौजी का पीरियड 1848 to 56। तो डलहौजी ने क्या किया था, ही डिड नॉट अलाउ द अडॉप्टेड सन झांसी में to become the king, and as her husband Gangadhar Rao ji had died, तो बाद में क्या हो गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर डलहौजी ने झांसी को एनेक्स कर लिया था। तो वहीं पे वो ग्रेट स्टेटमेंट आया था रानी लक्ष्मीबाई जी से कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। शी फॉट विथ सर यू रोज, HUGHROSE, in Jhansi region, and Sir Hugh Rose ने अपने बुक में he has written it that she was the only person who gave him such a strong fight, that's why he called her, she was a man among the rebels. तो she was also supported by तात्या टोपे जी in ग्वालियर वगैरह रीजन में, बट इवेंचुअली ग्वालियर वगैरह झांसी वगैरह वो सबको ब्रिटिश ने रिकवर कर लिया था। फिर बागपत रीजन जो यूपी के पास में, वहाँ पे शाहमल वॉज देयर।
एज अ लीडर एंड ही ऑर्गेनाइज्ड हेड्स ऑफ 84 विलेज, जिसको 84 देश भी बोलते हैं. एंड देन ही लेटर किल्ड was killed by a British officer Dunlap. फिर यही रीजन में वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट बंगलो ऑन यमुना रिवर, जिसको हॉल ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो रीजन को भी, वो एरिया को भी कवर कर लिया था शामल जी ने. जो एक्चुअली ब्रिटिश कम्युनिकेशन रीजन्स को, ब्रिटिश के कम्युनिकेशन सिस्टम पर कब्ज़ा थोड़ा सा मिल गया था वो टाइम पे, इसके लिए. फिर अब असम की बात करोगे तो वहाँ पे कपड़ेश्वर सिंह जी एंड मनीरमा दत्ता, जिनको कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर, अच्छा ठीक है, यहाँ के इतने ज़्यादा ब्रिटिश ऑफिसर भी याद रखने की नाम ज़रूरत नहीं है. तो जस्ट याद रखना कि आसाम से देर वर कपड़ेश्वर सिंह जी एंड मनीरमा दत्ता जी, जिनको मनीरमा दीवान भी कहते हैं. फिर अगर कुल्लू रीजन की बात करें तो वहाँ से देर वॉज राजा प्रताप सिंह. फिर राजस्थान की बात करें तो देर वॉज राजा जयदयाल एंड हरदयाल सिंह. तो अगर आप देखोगे तो सप्रेशन जो हुआ इस रिवोल्ट का इंग्लिश साइड से, तो कैसे हुआ कि देखो, बहादुर शाह जफर को ही वॉज सेंट टू रंगून. फिर जो रॉयल प्रिंसेस थे दे वर शॉट बाय हडसन. फिर जो फॉल ऑफ दिल्ली हुआ इट वाज बाय जॉन निकोलस एंड विलोबी एंड हडसन, तो दिल्ली रीजन में. तो बाद में कानपुर में देर वाज व्हीलर एंड कॉलिन कैंपबेल. फिर लेटर ऑन नाना साहेब जो थे ही देन एस्केप टिल नेपाल, अदरवाइज ब्रिटिश कुड हैव कॉट एंड किल्ड हिम, क्योंकि जो तात्या तोपे थे ही वाज कैप्चर्ड, ठीक है, एंड इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई. फिर झांसी की रानी शी वाज फाइटिंग एंड शी इवेंचुअली died on the battlefield only, okay, and later on Jhansi was captured by Sir Hugh Rose. फिर बनारस रीजन में देर वॉज जेम्स ओनील. फिर लखनऊ रीजन में देर वॉज हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल, आउटरमैन. फिर बेगम ऑफ अवध ऑल्सो रीच टिल नेपाल. तो इस तरह सारे मेन एरियाज, सारे मेन लीडर्स दे वर सप्रेस्ड, and eventually 1857 का रिवोल्ट was suppressed and then 1859 तक, okay, 1859 तक ब्रिटिश अथॉरिटी was again re-established. तो ऐसा था रिवोल्ट. अगर आप देखोगे तो पार्टिसिपेशन, अगर आप देखोगे तो मोस्टली नॉर्दर्न रीजन्स में ही हुआ था इंडिया के. कुछ एजुकेटेड ज़्यादा इंडियंस जो थे दे सॉ इट एज बैकवर्ड लुकिंग ये रिवोल्ट को. फिर कुछ रीजन से, इंडियन स्टेट से रीजन से थोड़ा सा लेस या फिर नो जॉइनिंग था, लेस सिख रीजन से, स्किंदिया रीजन से, होलकर्स, कश्मीर रीजन से, सिंध, थोड़ा साउथ साइड से, अवध तालुकदार, तो यहाँ से काफ़ी कम था. क्योंकि क्या है कि अगर आप देखोगे तो ऐसा हिस्टोरियंस ने लिखा है कि इट इज़ नॉट मोर देन 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इंडिया वॉज मतलब involved in this revolt, not more than 1/4, and also not more than 1/10 of population was involved in this revolt. तो ऐसा फुल फ्लेज्ड पूरा कंट्री लेवल पे रिवोल्ट नहीं था. क्योंकि क्या था कि मॉडर्न नेशनलिज्म वाज नॉट नोन अप टिल देन, मतलब इंडिया एज एन एक प्रॉपर आइडेंटिटी, इतना वो कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ था. फिर इंग्लिश अ लिटिल बिट सुपीरियर इसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी वाइज, ओके, टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि दे हैड टेलीग्राफ एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न गन्स वगैरह, तो वो लोग ने थोड़ा जल्दी ज़्यादा ये रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया. बट एक अच्छी चीज़ जो देखी गई थी इस रिवोल्ट में, देयर वाज हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई वाज सपोर्टेड बाय अफगान पठान्स एंड नाना साहेब हैड सपोर्ट ऑफ अजीमुल्ला. तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था.
अगर आप सिग्निफिकेंस देखो रिवोल्ट का, तो ब्रिटिश रूल में अंदर बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे वो कंपनी के, वो समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, तो उनको रेक्टिफाई कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने। और इंडियंस के लिए जो सीड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ से डेवलप हुआ था। फिर अगर आप देखोगे तो कुछ ऑथर्स के व्यूज़, जैसे कि टी.आर. होम्स हैड कॉल्ड इट सिविलियन वर्सेस बारबेरियन, एम.एन. रॉय कॉल्ड इट लास्ट स्टिच इन द फ्यूडलिज्म, फिर जवाहरलाल नेहरू जी कॉल्ड इट फ्यूडल अपराइजिंग, एस.एन. सेन कॉल्ड रोड द बुक 1857, ओके, मतलब वर्ड फॉर्म में, क्या नंबर फॉर्म में नहीं। जॉन लॉरेंस he said that we would have lost this war if any of the leader had risen at a large level. फिर ताराचंद जी कॉल्ड इट लॉयल्टी टू अ पर्सन नॉट टू मदरलैंड, क्योंकि अब तक इंडिया का मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। फिर आर.सी. मजूमदार said that it was not a proper first war of independence as only 1/10 of Indian population was involved. फिर जेम्स ऑटरमैन कॉल्ड 1857 as a Mohammedan conspiracy. फिर वी.डी. सावरकर इन his book Indian War of Independence 1857, he was the one who called it as a planned war of national independence, and also a first war of independence. Okay, तो इन्होंने ऐसा कंसिडर किया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। फिर इसका इफेक्ट में क्या हो गया कि ये वॉर का मतलब ये रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने क्या किया, दे पास्ड एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस इन इंडिया in 1858, act of for better government in India. Okay, this act declared that Queen Victoria will be the sovereign of British India and provided also for an appointment of Secretary of State for India as a member in the British cabinet. Thus the direct responsibility for the administration of the country was assumed by the British Crown now, and company rule was abolished. समझा ना, दो चीज़ें, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन, ये दो चीज़ें। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, एज ए कमर्शियल कंपनी आई थी, फिर वो लोग ने कैप्चर करने लग गए ब्रिटिश इंडियन रीजन्स को। तो अभी क्या हो गया कि ये रिवोल्ट के बाद क्वीन विक्टोरिया ने क्या कर दिया वहाँ पे, शी सेड दैट शी इज़ नाउ द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रीजन्स, और अभी कंपनी का रूल अबॉलिश हो गया, अभी क्राउन का रूल स्टार्ट होगा, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्टली। अभी मतलब ये ब्रिटिश इंडिया रीजन्स विल बी डायरेक्टली अंडर द क्राउन, नॉट अंडर द कंपनी। तो वो ये जो प्रोक्लेमेशन था, इट वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट दरबार एट इलाहाबाद इन 1858। मतलब ये क्वींस प्रोक्लेमेशन जो था, इट वाज अनाउंस्ड इन इलाहाबाद का दरबार। एंड ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल को अभी इसके बाद वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बोलने लग गए। तो लॉर्ड कैनिंग ही था वो टाइम पे, तो गवर्नर जनरल से वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वही बन गया। तो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। ऑल्सो इसी के साथ जो एरा ऑफ एनेक्सेशन था, एनेक्स करने का, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस वगैरह, उसके साथ इतना ज़्यादा एनेक्सेशन कर लिया था ब्रिटिश लोग ने इंडियन रीजन में। बट एरा ऑफ एनेक्सेशन वॉज एंडेड विद दिस इन 1858, sorry. And now the British said that they will respect the native princes, मतलब इंडियन स्टेट्स को, but under the paramountcy of the crown. Okay, but crown will be sovereign, ऐसा था, and they will be treated as a parts of single charge नेटिव प्रिंसेस को। ठीक है, फिर आगे चल के इट ऑल्सो सेड दैट देयर विल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द गवर्नमेंट सर्विसेज इवन फॉर इंडियंस, एंड इंडियन कस्टम्स विल बी गिवन ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कुछ ऑथर्स दे कॉल इट कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, एग्जाम्पल थॉमस मेटक्लैफ हैज कॉल्ड इट दिस वे। फिर बाद में आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाय द डिवीजन एंड काउंटर पॉइज प्रिंसिपल, मतलब डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हो गया था थोड़ा सा आर्मी में, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, रेस, रीजन, उसके हिसाब से आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रहा था।
there was reduction in the number of Indian soldiers and there was more recruitment from the martial race, एग्जाम्पल पंजाब रीजन से या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो बाद में आर्मी एमलगमेशन स्कीम 1861 में लाई गई थी। तो इसके बाद क्या हो गया, नाउ द कंपनी ट्रूप्स, जो कंपनी के ट्रूप्स थे कंपनी के आर्मी में, नाउ आर्मी एमलगमेशन स्कीम के बाद क्या हो गया कि दे केम अंडर द क्राउन डायरेक्टली, मतलब कंपनी अभी रूल कर उनके ऊपर थी, तो उसके अभी दे केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। सो उसके बाद दे हैव टू विजिट इंग्लैंड एंड मतलब इंग्लैंड से जो आ रहे थे, दिट वॉज कॉल्ड एज लिंक बटालियन स्कीम। तो इशू क्या हो गया कि ऑल द हायर पोस्ट, क्राउन के अंडर आने के बाद इशू ये था कि ऑल द हायर पोस्ट इन द आर्मी वर गिवन टू द यूरोपियन, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश को। क्योंकि क्या एग्जाम्पल समझो, एक नया ऑफिसर आया जो किंग के कमीशन से आया है और दूसरा ऑफिसर है जो वॉइसरॉय में, इंडिया में जो वॉइसरॉय है ना, या फिर तो वहाँ से रिक्रूट किया गया है। तो कभी भी जो किंग के तरफ से आया है ही विल बी, मतलब वो डायरेक्ट 19 साल का भी होगा, 20 साल का भी होगा, तो वो डायरेक्ट हेड बन जाएगा यहाँ पे। ही विल बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द वॉइसरॉय ने जो रिक्रूटमेंट किया है इंडिया में। वॉइसरॉय वाला विल ऑलवेज बी जूनियर। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, क्योंकि डायरेक्ट जो हेड आते थे वो डायरेक्ट इंग्लैंड से आते थे, वो बहुत कम एज के थे। तो आर्मी के और आर्मी के ही दो इसके बीच में इश्यूज होने लग गए थे, क्योंकि जब जो क्या बोलते हैं कंपनी के पीरियड पे ऐसा नहीं था। तो एरा ऑफ एनेक्सेशन ख़त्म हो गया, बट जो सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लूट स्टार्ट हो गई फ्रॉम दिस पीरियड। क्योंकि क्या है, वो अभी इकोनॉमिक्स में इतना नहीं जाएगा, जो जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी थी तो ब्रिटिश की, तो इंडियन जो बिजनेसमैन थे, आर्टिस्ट थे, एग्रीकल्चर में इतना लॉस होने लग गया। तो इंग्लैंड स्टार्टेड ड्रेनिंग द इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया। तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट द सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लूट बिगैन फ्रॉम हियर। Also, according to Queen's Proclamation Act of 1858, it also talked about Civil Services Act एक बनेगी। तो Civil Services Act बनी बाद में 1861 में। बट स्टिल इशू ये था कि स्टिल द हायर सिविल सर्विसेज जो पोस्ट थे ना, वो हमेशा यूरोपियंस, ब्रिटिश लोग को ही मिलते थे। ओके, मतलब ये इट वाज बेस्ड ऑन, मतलब ये इशू को मास्टर रेस इशू बोलते हैं, मतलब वाइट मैन्स बर्डन। मतलब जो रीजंस थे ना जो ये रिवोल्ट के वगैरह, उसमें रेशियल इशू भी था, रेशियल ओवरटोन्स। क्योंकि आप देखोगे तो जो ब्रिटिश वगैरह थे तो वो काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे इंडियंस के साथ पे, कलर के बेस पर। तो मतलब इन जनरल भी करते थे, और जो आर्मी थी वहाँ पे भी करते थे, और जो अभी यहाँ पे सिविल सर्विसेज में भी होने लग गया था वो। तो इसके लिए आर्मी के अंदर इतने सारे इश्यूज हो गए, इसके लिए फाइनली वहाँ पे वाइट म्यूटिनी हो गई। क्योंकि क्या था कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एज ए सेड, इज़ नाउ अंडर द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी समझो ये लोग ने मेहनत करके इतने बड़े पोजीशन पर आए थे, आर्मी वगैरह, तो एज ए सेड कि अगर समझो क्राउन के यहाँ से कोई भी आदेश आता है कि ये बाबा ये इंसान हेड बन जाएगा, तो वो डायरेक्टली हेड बन जाता था। तो आर्मी के बीच में इशू होने लग गए थे, तो रिजेंट होने लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पार्ट थे उसमें से। एक्चुअली दे केम नाउ अंडर द क्राउन ओनली, बट वहाँ से थोड़ा सा रिजेंट होने लग गया। तो बिफोर 1861 देयर वर टू आर्मीज। ओके, एक थोड़ी सी क्वीन के अंडर आती थी, यानी एक EIC के अंडर। तो क्या होता था कि जो कंपनी के अंडर होते थे ना, तो दे यूज्ड टू रिसीव एक्स्ट्रा भत्ता, जिसको एक्स्ट्रा अलाउंस बोलते हैं, टू कवर द वेरियस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ऑपरेशंस इन एरिया अदर देन देयर होम टेरिटरीज। बट विद ट्रांसफर ऑफ पावर टू द क्राउन, ये जो भत्ता था, एक्स्ट्रा अलाउंस, वॉज स्टॉप्ड। फिर ट्रांसफर्स, प्रमोशन, जो हेड बन रहा है वहाँ पे इशू होने लग गए थे। तो वो लोग ने डिमांड करने लगे कि बाबा हमको अभी छोड़ के समझो रिटर्न होम करने का है। तो फाइनली बहुत ज़्यादा इसके बाद इट वाज ऑल्सो एक्सेप्टेड ये डिमांड को। ठीक है, फिर बाद में वो फोर्स बाद में क्वींस आर्मी, मतलब जो क्राउन के अंडर जो फोर्स था वही बन गई थी ना।
ठीक है, मतलब समझो इवन जो सिविल सर्विसेज एक्ट बनी 1861 में, इट वाज पास, ठीक है, उसमें ऐसा मोटिव ऐसा था कि बाबा चलो इक्वलिटी मिले विथ रिस्पेक्ट टू रेस, रिलीजन नहीं था, रेस, क्रीड। तो बट अगर आप वो टाइम के इन रियलिटी डिटेल्ड रूल्स देखोगे ना कि कौन से सब्जेक्ट वगैरह उसके हिसाब से, या फिर कहाँ पे होना चाहिए एग्ज़ाम उसके हिसाब से वगैरह, तो इंडियन लोग को चांस ही नहीं मिलता था ये अच्छे से सिविल सर्विस में ये करने का। था इसके लिए हायर सर्विसेज हमेशा वो कॉलोनाइज़र के पास ही रहते थे, ठीक है। तो जैसे फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया सब कुछ, तो इवेंचुअली जो ऐसा देखा गया है कि क्वीन के प्रोक्लेमेशन के बाद बर्नार्ड कॉन ने ऐसा लिखा है कि it started as British being outsider, but later they became insiders in India, ठीक है। तो ऐसा वो रिवोल्ट बन गया था। कॉजेज देख लिया हमने, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज कौन से थे, मिलिट्री इश्यूज, फिर हम लोग ने देखे जो सेंटर इम्पोर्टेंट कौन से थे, लीडर्स कौन से थे वहाँ पे, फिर ब्रिटिश ने कैसा रेजिस्टेंस किया इस रिवोल्ट को। तो अगर आप थोड़ा सा कि चलो ये 1857 का रिवोल्ट इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाया, कि वहाँ पे जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वाज वेरी लेस, 1/4 ओनली है, जो पॉपुलेशन था वो भी वेरी लेस, 1/10 ओनली पॉपुलेशन वाज देयर। फिर ऐसा था कि जो कोई सेंट्रल लीडर ऐसा राइज प्रॉपरली नहीं हुआ, इवन मतलब बहादुर शाह जफर को कंसिडर किया था बट इट वाज नॉमिनल ओनली, बट ही कुड नॉट राइज ओके प्रॉपरली टू द ओकेशन। तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ नेशनल लेवल पे, एंड एक प्रॉपर कोई आइडियोलॉजी नहीं थी रिवोल्ट की, या फिर एक कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, बस वो रिवोल्ट रिजेंट होने लग गया था, इसके लिए वो रिवोल्ट में टर्न आउट हुआ, बट उसको एक प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं मिल पाया, इसके लिए वो सप्रेस भी हो गया। बट स्टिल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक ऑफ इवेंचुअली द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ से वो स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, एक ये मिला कि एक डायरेक्शन मिली कि हम लोग ने अगर रिवोल्ट कर लिया तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। तो इसके हिसाब से दिस वाज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके, द रिवोल्ट ऑफ 1857।